नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे अनुवाद एवं पाठ सांस्कृतिक दक्षता का विकास भाग 2 पर। चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं समकालीन विश्व में पाठ सांस्कृतिक दक्षता की प्रासंगिकता और समकालीन भारत में पाठ सांस्कृतिक दक्षता की प्रासंगिकता। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि समकालीन विश्व का स्वरूप क्या है, समकालीन विश्व में संचार के मुख्य स्रोत क्या क्या है और वे उनकी भूमिका क्या है, समकालीन विश्व में पाठ सांस्कृतिक दक्षता की क्या प्रासंगिकता है और समकालीन भारत में सांस्कृतिक तौर पर क्या परिवर्तन आए हैं और समकालीन भारत में पाठ सांस्कृतिक दक्षता इससे पूर्व से किस प्रकार भिन्न है। इस विषय को हमने 2 मॉड्यूल में विभाजित किया है। भाग 1 में हमने चर्चा की थी पाठ सांस्कृतिक दक्षता से अभिप्राय, बहुसांस्कृतिक समाजों में अस्मिता की अवधारणा, पाठ सांस्कृतिक दक्षता विकसित करने में अनुवाद की भूमिका। दूसरे भाग में हम चर्चा करने जा रहे हैं समकालीन विश्व में पाठ सांस्कृतिक दक्षता की प्रासंगिकता और समकालीन भारत में पाठ सांस्कृतिक दक्षता की प्रासंगिकता। समकालीन विश्व में पाठ सांस्कृतिक दक्षता की प्रासंगिकता। धर्मों की प्रचार प्रसार के संदर्भ में समकालीन विश्व में पाठ सांस्कृतिक दक्षता की प्रासंगिकता, जब हमने पहले सत्र में हमने चर्चा की थी कि पाठ सांस्कृतिकता क्या है, किसे कहा जाता है, पाठ सांस्कृतिक दक्षता से क्या अभिप्राय है, कैसे समाजों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि समकालीन विश्व में, यानी कि जो हमारा विश्व है, दुनिया है, उसमें किस प्रकार पाठ सांस्कृतिक दक्षता की ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी रेलेवेंस क्या है। धर्मों के प्रचार प्रसार के संदर्भ में हमारा जो इतिहास है, मानव सभ्यता का जो इतिहास है, हम सभी जानते हैं कि विश्व के विभिन्न अलग अलग परिदृश्यों पर या अलग अलग जगहों पर धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर जो एक तरह से कहा जाए जो तरीके अपनाए गए, उसमें धर्मों के प्रचार प्रसार को लेकर जो तरीके अपनाए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने धर्म या अपनी संस्कृति के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना था, उसमें किसी न किसी रूप में एक पाठ सांस्कृतिक दक्षता विकसित करने में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी यदि हम भारत के संदर्भ में कहें तो बौद्ध और जैन धर्म, और ख़ासतौर पर बौद्ध धर्म का जो विश्व के अन्य देशों में जो प्रचार प्रसार हुआ, उससे जो धर्म के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति, या एक तरह से कहा जाए कि बौद्ध संस्कृति के प्रति जो एक खास तरह की जो संवेदनशीलता का निर्माण हुआ, या हम कहें कि जो एक उस संस्कृति विशेष के प्रति और धर्म विशेष के प्रति जो एक वैश्विक स्तर पर जो एक खास तरह की संवाद की निर्मित हुई, उसने एक तरह से इस संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति एक खास एक तरह की अवधारणा का निर्माण किया। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर आप ईसाई मिशनरियों की बात करें तो ईसाई मिशनरियों ने विश्व में घूम घूम कर अपनी संस्कृति और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आज हम उसके प्रमाण के रूप में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार विश्व भर में देखते हैं, और किस तरीके से उनका साहित्य, उनका धर्म आदि किस तरह से विश्व भर में उसका प्रचार हुआ, और उसने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो अक्रॉस द ग्लोब एक विशेष संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, या उनके बीच में एक संवाद की स्थिति बनती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विश्व साहित्य के संदर्भ में। विश्व साहित्य की जो अवधारणा है, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ल्ड लिटरेचर कहते हैं, हम जानते हैं ये गेटे के द्वारा दी गई है। और जब उन्होंने एशियाई कॉन्टिनेंट कहे जो एशियाई महाद्वीप के साहित्य को जब उन्होंने पहली बार पढ़ा, जिसमें उन्होंने कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ा और जो अरबी फारसी जो साहित्य उन्होंने पढ़ा, तो पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जब हम विश्व साहित्य कहते हैं या जब हम वर्ल्ड लिटरेचर कहते हैं तो वह केवल यूरोपीय साहित्य तक केंद्रित नहीं है। तो यूरोपीय साहित्य के दायरे को तोड़ते हुए एक जो विश्व साहित्य की जो अवधारणा का निर्माण हुआ, उसने भी एक पाठ सांस्कृतिक दक्षता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और एशिया का, यूरोप का या अन्य महाद्वीपों को जो साहित्य विश्व भर में जिसका प्रचार प्रसार हुआ, जिसके साहित्य को हमारे एक तरह से एक वैश्विक मानव के रूप में हमारी निर्मित में उन सारे साहित्यों का किसी न किसी तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बहुत संभव है कि हमने उसमें से अधिकांश साहित्य ना पढ़ा हो, लेकिन किसी न किसी रूप में वह साहित्य हमारे जीवन को प्रभावित करता रहा है, चाहे वह हमारी जीवन शैली में आके, चाहे हमने टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या किताबों में अपने कोर्स में साहित्य के जो हमने पढ़ा, उसमें किसी न किसी रूप में हमने उस साहित्य को पढ़ा। तो इस तरीके से जो विश्व साहित्य की जो अवधारणा है, जो पहले
यूरोप तक सीमित थी, जिसमें केवल यूरोपीय साहित्य को ही विश्व साहित्य या कहा जाए कि बेहतर साहित्य माना जाता था, वो किस तरीके से जब विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आए, विभिन्न संस्कृतियों के समाज के बारे में जाना, और ख़ास तौर पर यूरोप से बाहर, जिसे कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, जिसे हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, उसका जब साहित्य जब उनके संपर्क में आया, गेटे के संपर्क में आया, तो उन्हें पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जब साहित्य कहा जाएगा तो किस प्रकार वह, जब तक हम उसमें विश्व की बात नहीं करेंगे या पूरे वैश्विक परिदृश्य पर लिखे गए साहित्य की बात नहीं करेंगे या विश्व के अलग अलग कोनों में लिखे गए साहित्य की बात नहीं करेंगे, तब तक वह साहित्य हम किसी विश्व साहित्य नामक किसी परिकल्पना अवधारणा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जब हम वैश्विक साहित्य पढ़ेंगे, तब जो हमारा राष्ट्रवादी साहित्य है, जो हमारा राष्ट्र सीमित साहित्य है, वह कहीं ना कहीं उससे खंडित होगा। तो इस तरीके से विश्व साहित्य की अवधारणा के निर्माण में भी, इस विश्व साहित्य की अवधारणा के निर्माण ने भी विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न देशों, विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न समाजों, विभिन्न अस्मिताओं के बीच संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गेटे के बाद जब हम भारतीय संदर्भ में यदि बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व साहित्य की परिकल्पना की। उन्होंने माना कि विश्व साहित्य एक विश्व मानव का निर्माण कर सकता है और विश्व साहित्य के माध्यम से ही हम मनुष्य जाति को के प्रति एक तरह से सौहार्द का भाव पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से विश्व साहित्य के निर्माण ने या विश्व के साहित्य को पढ़ने की इच्छा ने भी एक तरह से एक पार सांस्कृतिक दक्षता का निर्माण किया या विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद के लिए जो था एक पटल का निर्माण किया, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है उसमें से आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में, जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में भी की। आर्थिक उदारीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम मंडलीकरण कहते हैं, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, इसके अंतर्गत किस प्रकार जिसका मूल उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण था, अर्थव्यवस्था के तरीकों में बदलाव था, बाजार का झुकाव था, ये कहा जाए कि पूंजीवादी जो पूरी व्यवस्था है उसी का एक तरह से आर्थिक उदारीकरण समर्थन करता है। लेकिन उसकी वजह से किस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों के बीच में संवाद बढ़ा, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच में आवाजाही पड़ी, उनके समाज में लिखे गए ज्ञानात्मक साहित्य के बीच में किस प्रकार संवाद बढ़ा, संचार क्रांति के माध्यम से किस प्रकार आपस में विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे से मिली और एक दूसरे को जाना, तो किस प्रकार समकालीन विश्व में ये जो विभिन्न संस्कृतियों के साहित्य, विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान, विभिन्न संस्कृतियों की अलग अलग कारणों से, चाहे अर्थव्यवस्था ही क्यों ना हो, जब एक दूसरे के प्रति जब रुचि पैदा हुई तो उसने एक खास तरह की दक्षता का निर्माण किया, जिसमें हम बहुसांस्कृतिक समाजों के साथ सर्वाइव करना, यानी उनके साथ रहना, उनके साथ सह अस्तित्व बनाना सीखते हैं। विश्व एक ग्राम की अवधारणा भी आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में हमारे यहाँ कहा जाता रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। उसे ही यदि हम आज देखें तो किस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व मानव की परिकल्पना की या विश्व साहित्य की बात की, उसी तरीके से जब आप उसको आज हम विश्व ग्राम के संदर्भ में देखते हैं, जो एक तरह से उसी का आर्थिक पक्ष है, उसी का एक अन्य पक्ष है, जिसके अंतर्गत एक ग्लोबल विलेज की कल्पना की गई और ग्लोबल विलेज को संभव बनाया आर्थिक उदारीकरण ने या संचार क्रांति ने, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के लोग न केवल आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं, बल्कि एक नए तरह का रिश्ता भी निर्मित होता है। आज हम अपने आप को केवल अपनी संस्कृति या अपने धर्म या अपने राष्ट्र के सीमाओं में बांध के नहीं देखते, हम विभिन्न उद्देश्यों से, चाहे वे व्यापार का उद्देश्य हो, चाहे वे शिक्षा का उद्देश्य हो, रोजगार का उद्देश्य हो या बेहतर साथी ढूंढने का उद्देश्य हो, तो हम अब हमारा जो एक तरह से कहा जाए कि हमारा जो दृष्टिकोण है या हमारा जो दृष्टि का जो हमारा जो विस्तार है वो बहुत दूर तक है। तो इस प्रकार एक विश्व ग्राम की अवधारणा ने किस प्रकार जिस तरह से एक आज हम एक वैश्विक ग्राम की कल्पना करते हैं, जैसे हम एक ग्लोबल विलेज की कल्पना करते हैं, वो किस तरीके से एक पार सांस्कृतिक दक्षता निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उसी का परिणाम ये कहा जाए कि वैश्विक पर्यटन भी उस संदर्भ में देखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में या कहा जाए कि हम 1990 के बाद से यदि बात करें तो वैश्विक दृष्टि से जो पर्यटन के जो मौके हैं या जो अवसर हैं वे भी बढ़े हैं और उनके प्रति लोगों की रुचि में भी परिवर्तन देखने को मिला है। उसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि जिसमें हमने कहा कि आर्थिक उदारीकरण एक महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद विभिन्न देशों के प्रति जो एक तरह का सीमा, अपने देश की सीमा लांघने को लेकर या अपने परिचित क्षेत्र से बाहर निकलने के का जो एक डर या एक संकोच मनुष्य के भीतर था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और पर्यटन के प्रति भी लोगों में रुचि बढ़ी। और किस तरीके से विभिन्न देशों ने, विभिन्न संस्कृतियों ने अपने यहाँ
पर्यटन को बढ़ावा दिया, लोगों को आकर्षित किया, उससे भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक नई तरह की सांस्कृतिक दक्षता देखने को मिलती है, जहाँ लोग अनजान संस्कृति में जाने के प्रति उत्साही हैं, नई दृष्टि से, नए तरीके से विभिन्न दुनिया को देखना चाहते हैं। और हम उस संदर्भ में देखते हैं कि किस प्रकार वैश्विक पर्यटन जो एक उद्योग के रूप में आज देखा जाता है, जहाँ पर वह केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं है, क्योंकि बहुत भारत के संदर्भ में भी यदि हम बात करें तो भारत के पर्यटन का एक बहुत बड़ा हिस्सा धर्म संबंधी है, यानी धार्मिक पर्यटन है, जहाँ लोग विभिन्न उद्देश्यों से मंदिर या अपने पसंदीदा तीर्थ स्थलों पर जाना पसंद करते हैं और वहाँ जाकर वे एक तरह से अपने जीवन की मुक्ति का आनंद लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस वैश्विक धार्मिक पर्यटन से बढ़कर आज मनोरंजन के लिए पर्यटन भी, या अपनी इच्छा से घूमने फिरने जाने की जो एक नई प्रवृत्ति निर्मित हुई है, जिसके अन्य बहुत सारे कारण हैं, सभी कारणों में विस्तार से न भी जाए तो हम ये बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से आज अपने देश के भीतर पर्यटन और वैश्विक स्तर पर पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो किस प्रकार बढ़ी हैं, और उस पर्यटन की संभावनाओं के बढ़ने से कि जिस तरह पर्यटन को आज एक उद्योग के रूप में देखा जा रहा है, किस प्रकार वहाँ पर भाषाई दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और अन्य जो महत्वपूर्ण आयाम हो सकते हैं पर्यटन के, उन सभी पर विस्तार से काम किया जाता है। और ये प्रयास किया जाता है कि जो उनके यहाँ जो यात्री या जो सैलानी घूमने आए, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ताकि ये पर्यटन का उद्योग और अधिक गति से आगे बढ़ सके। हम सभी देखते हैं टेलीविज़न आदि पर विभिन्न प्रदेशों द्वारा अपने प्रदेशों का प्रचार प्रसार करना टूरिज़्म के लिए। हमने देखा कि किस प्रकार एयरलाइन से लेकर विभिन्न देश अपने यहाँ की खूबसूरती, अपने यहाँ की विशेषताओं, भोजन आदि या विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं आदि का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो किस तरीके से पर्यटन, जहाँ कहा जाए कि यदि प्राचीन समय की बात करें तो अपनी राज्य की सीमा लांघना, अपने राष्ट्र की सीमा लांघना को एक तरह से पाप जैसा माना जाता था। लेकिन आज जिस परिदृश्य में हम या जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग या बहुत सारे देशों के लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा या अपनी उम्र का एक खास हिस्सा पर्यटन को कोई एक तरह से पूरी तरह से समर्पित करते हैं और घूमना फिरना या खर्च करना, आना जाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से पर्यटन जो एक उद्योग के रूप में था, जिसका कि मूल उद्देश्य एक व्यापार का एक नया आयाम था, उसने भी एक सांस्कृतिक दक्षता को सांस्कृतिक दक्षता को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक अन्य जो बिंदु है वह उत्पादों और सेवाओं को बेचने के प्रयास के संदर्भ में, ये बहुत ही, अगर हम टीवी देखते हैं, अगर हम किसी भी तरीके से एक जागरूक नागरिक या जागरूक उपभोक्ता भी कहें, अगर हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि उत्पादों और सेवाओं को बेचने के प्रयास के संदर्भ में किस प्रकार आज पार सांस्कृतिक दक्षता का निर्माण हो रहा है। मैंने जैसा कि पिछले सत्र में भी कहा कि पार सांस्कृतिक दक्षता या बहुसांस्कृतिकता या मल्टीकल्चरलिज्म, जिसे कि जीवन जीने के नज़रिए के रूप में भी देखा जाता रहा, और ख़ास तौर पर जिसका व्यवहार हम भारत जैसे किसी बहुसांस्कृतिक देश में देखते हैं, लेकिन एक राजनीतिक विचार के रूप में, एक उद्योग की दृष्टि से या व्यापार की दृष्टि से इसे एक विचार के रूप में देखने का जो रवैया है, ये कहा जा सकता है कि ये बहुत पुराना नहीं है, या पिछले कुछ दशकों की ही एक तरह से उपज है, जहाँ पर और ख़ासतौर पर भूमंडलीकरण के संदर्भ में कहें तो जहाँ भूमंडलीकरण ने देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच की जो रेखाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया है व्यापार की दृष्टि से या आवाजाही की दृष्टि से। तो वहाँ किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी उत्पाद का जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वह भी किसी एक देश या किसी एक खास राष्ट्र की सीमा तक बंधा हुआ नहीं है। या यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें या किसी एक राष्ट्र के संदर्भ में बात करें तो वह भी किसी एक राज्य या किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। तो विभिन्न राज्यों, विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों के उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिस विज्ञापन सेवा या विभिन्न जो अन्य तरीके हो सकते हैं अपने उत्पादों को बेचने के, वे उन सभी सेवाओं ने भी विभिन्न संस्कृतियों के प्रति लोगों को आकर्षित किया है। उनके कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को आकर्षित किया है और वे उन विभिन्न संस्कृतियों से संवाद स्थापित करने के नए टूल्स निर्मित किए हैं। हम देख सकते हैं कि विज्ञापन में भी हर एक ही उत्पाद हमारे भारत की विभिन्न भाषाओं में
उनकी भाषाओं में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि जो उत्पाद बेचने वाला है, जो कंपनी है, उसका उद्देश्य केवल किसी एक भाषा भाषी समाज में ही उसको बेचना या किसी एक खास वर्ग तक ही उसको सीमित रखना नहीं है, विभिन्न वर्गों तक अपने उपभोक्ता की तलाश करना। ये विभिन्न वर्ग जातीय दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से या राष्ट्र अंतर्राष्ट्र की दृष्टि से किसी भी तरीके से वे उनके लिए एक उपभोक्ता की तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से ये जो विभिन्न आर्थिक कारण हैं जिनके उत्पत्ति के पीछे भूमंडलीकरण एक बहुत बड़ी वजह रहा, उन सभी ने एक तरह से पार सांस्कृतिक दक्षता विकसित करने में या बहुसांस्कृतिकता जैसी अवधारणा के विकास में या उसके समर्थन में अलग अलग आयाम खोले हैं, जिसके अंतर्गत हम इन सभी की हम चर्चा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे समकालीन भारत में पार सांस्कृतिक दक्षता की क्या प्रासंगिकता है। मैंने पहले भी चर्चा की कि भारत जैसे किसी बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश में पार सांस्कृतिक दक्षता या बहुसांस्कृतिकता कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यहाँ हम इसे जीवन जीने के नज़रिए के रूप में देख सकते हैं। लेकिन आज इसे हम उन्हीं समकालीन विश्व भारत के संदर्भ में हम दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे कि आज उससे किस तरीके से देखा जाता है और किस तरह इसका एक तरह से पालन या किस तरह से इसको भारत के संदर्भ में इस पर बात की जा सकती है। बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए पार सांस्कृतिक दक्षता सबसे बड़ी अनिवार्यता है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष राज्य में विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ बनाए रखना सामाजिक, राजनीतिक सभी दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव नहीं होगा, या जैसा कि हम अपने संविधान की ही बात करें तो हमारे संविधान में यहाँ के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी प्रदेश से आते हो या किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों। तो सांस्कृतिक दृष्टि के साथ साथ संवैधानिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भी समानता का भाव किसी भी राष्ट्र में पार सांस्कृतिक दक्षता विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं फिर से एक बार बात करूंगी बहुसांस्कृतिकता के संदर्भ में, जब हमने दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात की थी, जिसमें हमने मेल्टिंग पॉट थ्योरी और सैलेड बॉल थ्योरी की बात की थी, तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि जो मेल्टिंग पॉट थ्योरी, जिसके के अंतर्गत ये माना जाता है कि एक बहुसांस्कृतिक समाज में विभिन्न संस्कृतियाँ, यानी कि वे संस्कृतियाँ जो वहाँ की जो प्रभुत्वशाली संस्कृति है उसके अलावा जो विभिन्न छोटी संस्कृतियाँ या जो जिसे हम कहें अल्पसंख्यक जो संस्कृतियाँ हैं, वहाँ उसके बीच जाकर वो बड़ी संस्कृति में समाहित हो जाती हैं। और दूसरी जो हमने कहा सैलेड बॉल थियरी, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियाँ, चाहे वे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो या किसी भी रूप में, वे एक साथ सह अस्तित्व की भावना के साथ 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 रहती हैं या सर्वाइव करते हैं। तो भारतीय संदर्भ में हम देख सकते हैं कि एक तरह से, हालांकि किसी थियरी की बात यहाँ नहीं की गई क्योंकि यहाँ हमेशा से बहुसांस्कृतिक समाज ही रहा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ जो बहुसांस्कृतिकता का जो स्वरूप है वो वही सैलेड बॉल थ्योरी के संदर्भ में है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ, चाहे वे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, उन्हें संवैधानिक रूप से बराबर का अधिकार दिया गया है। उनके जो अधिकार है वे बिल्कुल बराबर हैं, चाहे वे किसी जाति, किसी समाज से संबंध रखते हों। तो इस दृष्टि से भारतीय संदर्भ में पार सांस्कृतिक दक्षता कोई नई अवधारणा नहीं है, और उसके निर्माण में सामाजिक और संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टि से उसके पैमानों का निर्माण किया गया है, जिससे कि भारतीय बहुसांस्कृतिक समाज का जो छवि है या जो उसकी जो संरचना है उसमें कोई असर ना हो या उस पर कोई आघात ना पहुंचे। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के संदर्भ में ये भी हमने जैसे भी बात की कि जो संवैधानिक दृष्टि से यदि सबको बराबर का या समान अधिकार दिया जाना, तो उसमें भी एक राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के संदर्भ में विभिन्न संस्कृतियों को या विभिन्न जातियों या विभिन्न अस्मिताओं को, खासतौर पर विभिन्न अस्मिताओं के संदर्भ में हम कहें
रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है कि विविध भाषाओं के में सारा जो महत्वपूर्ण साहित्य है वे उपलब्ध कराया जाए। और इसी को ध्यान में रखकर बहुत सारी सरकारी योजनाएं या बहुत सारी सरकारी एजेंसियों की स्थापना की गई, जहां पर हम विभिन्न भाषाओं के बीच साहित्य को बचाए रखने का काम करते हैं। पर्यटन उद्योग के संदर्भ में हम विस्तार से बात कर चुके हैं कि किस प्रकार पर्यटन उद्योग भी एक तरह से सांस्कृतिक दक्षता निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समकालीन भारत में अनुवाद की भूमिका, जैसा मैंने भी कहा कि समकालीन भारत, क्योंकि भारत जो एक बहुभाषी बहुरंगी देश है, वहाँ अनुवाद एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है, जहाँ वे विभिन्न साहित्यों के बीच, विभिन्न लोगों के बीच, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण आयाम है। और उसी तरह जैसे मैंने बहुत सारी सरकारी एजेंसियों की जैसे चर्चा की, उसी संदर्भ में से समझे जाने की ज़रूरत है कि समकालीन भारत में अनुवाद किस तरह अपना एक योगदान देता है इस समाज की विविधता को बनाए रखने में। क्षेत्रीय भाषाएं एवं सांस्कृतिक समुदायों को एक साथ राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में समाहित करने के प्रयास के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने एक मुक्त बाजार तैयार किया है, जो उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है, नए अवसर पैदा कर रहा है तथा देश के विभिन्न भागों में समृद्धि ला रहा है। व्यापार और कार्यबल काफ़ी मात्रा में विविध सांस्कृतिक वातावरण में कार्य कर रहे हैं। कई व्यवसाय अपने स्थानीय सांस्कृतिक दायरे से बाहर काम कर रहे हैं तथा नए सांस्कृतिक समूहों के बड़े उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी भाषा आधिपत्य से घिरी दिल्ली आधारित कंपनियां अपने उत्पाद अहिंदी भाषी दक्षिण क्षेत्र में बेचने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो संवाद है, ये जो व्यवहार है, या ये जो व्यापार है, ये केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये एक तरफा नहीं है। अगर यदि हमने कहा कि एक भाषा का दिल्ली जैसा हिंदी भाषी क्षेत्र अहिंदी भाषी क्षेत्रों में व्यापार कर रहा है, उसी तरीके से अहिंदी भाषी जो क्षेत्र है वे भी किस प्रकार विभिन्न भाषाओं के बीच व्यापार के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से या सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं। दक्षिण के कई प्रदेश जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई आदि सेवा क्षेत्र में रोजगार के लोकप्रिय केंद्र बनकर उभरे हैं। और हम सभी जानते हैं कि वहाँ किस तरह से आज आईसीटी के सेक्टर में खास तौर पर एक तरह से उसका केंद्रीकरण होता चला जा रहा है, जहाँ भारत भर के लोग एक खास तरह की शिक्षा प्राप्त करने के बाद हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई जैसे क्षेत्रों में जाकर सेटल हो जा रहे हैं, वहीं जाकर रह जा रहे हैं और किस तरह अपने मूल प्रदेशों से उनका निर्वासन हो रहा है। तो किस तरीके से वे प्रदेश जो किसी भाषी किसी खास संस्कृति विशेष से जाने जाते थे, आज वो किस तरह से एक तरह से औद्योगिक हब बन गए हैं, किस तरह से लोग वहाँ जाकर रहते हैं या वहाँ जाकर अपना रोजगार के क्षेत्र में अपने लिए नए अवसर तलाश कर रहे हैं। तो किस प्रकार एक तरह से वे लोकप्रिय केंद्र बनकर उभरे हैं और उसने एक ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं बहुसांस्कृतिकता का एक नया मॉडल प्रस्तुत हो रहा है, जहाँ हम देखते हैं कि दक्षिण के किसी एक प्रदेश में भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग न केवल जाकर रह रहे हैं बल्कि अपनी अपनी संस्कृतियों, अपने अपने धर्मों का भी व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें उस तरह की छूट या एक तरह से कहा जाए कि उनके लिए ये प्रावधान है कि वे जहाँ रहें जैसे रहें अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को या अपनी धार्मिक आदि आस्थाओं और मान्यताओं का पालन कर सकते हैं। उसी तरह साथ ही भारतीय सरकार द्वारा नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना के माध्यम से अनुवाद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना, जिसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज की स्थापना करना है। हम जानते हैं कि नेशनल नॉलेज कमीशन में ये प्रावधान किया गया कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो है आपस में संवाद को बढ़ाने का प्रयास किया जाए ताकि भारत एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में उभर सके और अंग्रेज़ी जैसी कोई भाषा उसमें कोई व्यवधान बनकर ना उभरे। तो इस तरह से अनुवाद यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो भाषाओं के बीच में जो साहित्य का जो ये कहा जाए कि जो केंद्रीकृत हो गया था साहित्य या जो ज्ञान का जो भंडार था या ज्ञानात्मक साहित्य किसी खास भाषा में या किसी खास प्रभुत्वशाली या डोमिनेंट लैंग्वेज तक सीमित था। नेशनल नॉलेज कमीशन की संस्तुति की वजह से या उनके कारण एक नया प्रयास किया गया और एक कोशिश की गई कि साहित्य को विभिन्न ज्ञानात्मक साहित्य या सृजनात्मक साहित्य को केवल भाषाओं का किसी खास भाषा तक का गुलाम न बनना पड़े और ख़ासतौर पर ज्ञानात्मक साहित्य के संदर्भ में कि वह विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो ताकि लोग अपनी भाषा में अपनी पसंद का ज्ञान प्राप्त कर सके और शिक्षित हो सके। और उन्हीं की स्थापना से या उन्हीं की संस्तुति से नेशनल नॉलेज कमीशन की संस्तुति पर ही नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में
ज्ञानात्मक साहित्य को उपलब्ध करवाना रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत में विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद बनाए रखने के जो प्रयास थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए, वे प्रयास किस तरह के साहित्यिक स्तर पर, जैसे हमने कहा कि अकादमियों की स्थापना करके या एनबीटी की स्थापना करके, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि योजनाओं की स्थापना करके किस प्रकार उनके बीच में संवाद कायम करने का प्रयास किया गया, और किस तरीके से CSTT हो या नेशनल नॉलेज कमीशन की संस्कृति पर नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की स्थापना हो, जिसके माध्यम से जो हमारा ज्ञानात्मक साहित्य है उसे अपनी भाषा में निर्मित करने का प्रयास किया गया। तो किस तरीके से जो विभिन्न योजनाएं हैं वे भारत को एक ऐसे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जहां विभिन्न भारतीय भाषाओं में और आपस में न केवल संवाद हो बल्कि वे भाषाएं आपस में एक दूसरे से समृद्ध भी हो सकें। नेशनल नॉलेज कमीशन के अनुसार अनुवाद के क्षेत्र में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने की क्षमता है और इन अनुवाद कार्यों को लोगों के बीच अंग्रेजी भाषा की पहुंच को बढ़ाने की योजना तथा स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी के प्रोत्साहन से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये दोनों ज्ञान वृद्धि की योजना के पहलू हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसका उद्देश्य नॉलेज सोसाइटी की स्थापना करना रहा, जिसके माध्यम से जिसकी ही संस्कृति पर नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की स्थापना हुई, जहाँ न केवल विभिन्न भारतीय भाषाओं में संवाद कायम करने का कोशिश की गई बल्कि हम देखते हैं कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की क्षमता की भी इसमें एक तरह से कल्पना की गई कि इस तरह अनुवाद के क्षेत्र में जो हमारा ज्ञान है वो किस तरीके से न केवल बल्कि प्रवाहित होगा सभी भाषाओं में, सभी समाज में, बल्कि हमारे समाज को रोजगार की दृष्टि से भी नए मौके उपलब्ध कराएगा। तो किस तरीके से जो भारत का जो बहुसांस्कृतिक परिवेश है उसके जो अपने जो डायनेमिक्स हैं, जो उसकी अपनी जो चुनौतियां हैं, वही किस प्रकार उसके लिए अवसर का काम करती हैं और वहाँ से नए आयाम या नए रास्ते खोजे जाते हैं जिनके माध्यम से इनके बीच में न केवल संवाद हो बल्कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जो सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से एक बेहतर समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करता हो। इन दोनों सत्रों के बाद सांस्कृतिक दक्षता जैसे विषय पर मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।